दोस्तों, आज आप सुनेंगे जासूस विजय का एक नया और बेहद शानदार कारनामा। तो आइए, बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। निरुपमा होटल के मैनेजर हरीश चंद्र होड ने नींद से जागते ही घड़ी देखी। 6:30 बज रहे थे। वह हड़बड़ाकर बिस्तर से उठ बैठे। ओहो, आज तो बहुत देर हो गई। तमगा वर्दी पहने प्रधान खां सामा गुंदर तुरंत आकर उनके सामने खड़ा हो गया। चरहरा और बेहद चौकस इंसान था वह। होटल की छोटी से छोटी बात पर भी उसकी नजर बनी रहती थी। हरीश चंद्र ने उससे पूछा, भेंट दे दी गई है क्या? गुंदर बोला, जी हां। तीसरी मंजिल पर सभी ने चाय ले ली। सिर्फ दूसरी मंजिल के 2 नंबर कमरे में दस्तक देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। हरीश चंद्र ने माएं चढ़ाते हुए कहा, दूसरी मंजिल का 2 नंबर, वहां तो राजकुमार बाबू ठहरे हुए हैं। 15 मिनट बाद फिर से दस्तक देना। अच्छा, बाजार कौन गया है? जनरल का सामान लेने सरकार जी गए हैं साहब। ठीक है, मेरी चाय ले आओ, हरीश चंद्र ने कहा और फिर उठकर अटैच बाथरूम में चले गए। रासबिहारी एवेन्यू और घड़ियाहाट के चौराहे से कुछ ही दूरी पर निरुपमा होटल स्थित था। यह एक देसी होटल था, लेकिन इसका स्टाइल थोड़ा विलायती अंदाज का था। नौकर खानसामों की तरह तमगा लगी वर्दी पहनते थे। मुख्य प्रवेश द्वार पर जनरल जैसी पोशाक पहने एक दरबान तैनात रहता था, जो आने जाने वालों को सलाम किया करता था। 3 मंजिला इस इमारत की हर मंजिल पर 8-8 कमरे थे। नीचे की मंजिल में मैनेजर के 2 कमरे थे, एक आवास के लिए और दूसरा ऑफिस के रूप में। वहीं एक खूबसूरती से सजा डाइनिंग रूम था, जिसमें टेबल कुर्सियां लगी थीं। साथ ही रसोई घर, बावर्ची खाना, नौकरों के कमरे और एक स्टोर रूम भी था। होटल में देसी और विदेशी दोनों तरह के भोजन उपलब्ध थे। हर मेहमान अपनी पसंद के अनुसार खाना ऑर्डर कर सकता था। यहां ठहरने का किराया विदेशी होटलों की तुलना में कम था, लेकिन आम देसी होटलों की तुलना में ज्यादा। यह एक छोटा होटल था, इसलिए अधिकतर समय पूरा भरा रहता था। ज्यादातर उच्च मध्यम वर्ग के लोग यहां ठहरते थे। आधे घंटे बाद हरीश चंद्र बाथरूम से बाहर आए। उन्होंने विलायती पोशाक पहनी हुई थी। उनका शरीर भारी था, इसलिए कोट पैंट उन पर खूब फब रहा था। उम्र रही होगी करीब 45 साल। आंखों में अनुभव और दुनियादारी की गुल झलक साफ दिखाई दे रही थी। टेबल पर चाय और सुबह का नाश्ता रखकर गुंदर खड़ा था। हरिश्चंद्र ने नाश्ता करना शुरू किया। चाय, टोस्ट, मक्खन और 2 हाफ बॉइल्ड अंडे। वह खाते समय बात नहीं किया करते थे। 5 मिनट के भीतर नाश्ता खत्म कर उन्होंने मुंह पोंछते हुए पूछा, राजकुमार बाबू की खबर फिर ली थी क्या? जी हां, इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला, गुंदर बोला। हरीश चंद्र ने भौहें सिकोड़ ली। फिर उठकर अपने दफ्तर वाले कमरे में गए। दराज से चाबियों का गुच्छा निकाला और जेब में डाल लिया। चलो देखते हैं। फागुन का महीना होने के बावजूद सुबह के 7 बजे तक सूरज तेजी से चढ़ आया था। नल के नीचे, रसोई में, डाइनिंग रूम में नौकर नौकरानियां तेजी से अपने अपने काम में जुटे थे। सुबह 8 बजे सभी मेहमानों को ब्रेकफास्ट देना होता था। सीढ़ियां चढ़ते हुए हरीश चंद्र ने पीछे आ रहे गुंदर से पूछा, कल रात राजकुमार बाबू अपने कमरे में ही थे ना? जी हां, वह रात 8:45 बजे थे और मैं खुद ही उनके लिए डिनर लेकर आया था। अच्छा, रात में दरवाजा कब बंद हुआ था? आप 11 बजे लौटे थे साहब। उसके बाद मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। दूसरी मंजिल पर एक कतार में 8 कमरे थे। सामने एक लंबा सा बरामदा था। सीढ़ी के मुहाने से ही कमरों के नंबर की शुरुआत हुई थी। सभी दरवाजे सटे हुए थे। हरीश चंद्र ने 2 नंबर कमरे के सामने खड़े होकर थोड़ा जोर से दस्तक दी। कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उन्होंने आवाज लगाई, राजकुमार बाबू, राजकुमार बाबू, लेकिन इस बार भी उत्तर नहीं मिला। तब उन्होंने और भी ऊंची आवाज में पुकारा, लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। तब हरीश चंद्र ने दरवाजे का हैंडल घुमाया, लेकिन हैंडल भी नहीं घुमा। दरवाजे पर एल ताला लगा हुआ था। चाबी नहीं मिलने के कारण वह बाहर से दरवाजा नहीं खोल सकता था। हरिश्चंद्र ने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला। उसी समय 2 नंबर कमरे के दोनों तरफ के दरवाजों को खोलकर 2 सिरों ने बाहर झांका। एक नंबर से जिन्होंने झांका वह एक बड़ी उम्र की महिला थी। उन्होंने पूछा, क्या हुआ?
3 नंबर कमरे से सिर निकाला था एक अधेड़ पुरुष ने। वे बोले, मैनेजर बाबू, मुझे बुखार आ गया है, जल्दी से एक डॉक्टर भिजवा दीजिए। महिला बाहर निकली और बोली, मैं डॉक्टर हूं। फिर वह हरिश्चंद्र के बगल से होते हुए 3 नंबर कमरे के सामने गई। 3 नंबर के अतिथि शचितोष सान्याल ने अपनी लाल आंखें फैलाकर एक बार डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखा, फिर दरवाजे से हटते हुए बोले, आइए। हरिश्चंद्र ने गुच्छे से चाबी चुनकर ताले में डाली। दरवाजा थोड़ा सा खोलकर अंदर झांका, कुछ पल स्थिर खड़े रहे, फिर दरवाजे को खींचकर उन्होंने बंद कर दिया। बरामदे में कोई नहीं था। इधर उधर देखकर नीची आवाज में वे गुंथर से बोले, गुंधर, तुम यही रहो, कहीं मत जाना, मैं अभी आ रहा हूं। फिर वे जल्दी जल्दी दबे पांव नीचे गए। 3 नंबर कमरे में महिला डॉक्टर शोभना राय ने मरीज शचितोष सान्याल को बिस्तर पर लिटाकर उनका टेम्परेचर लिया, नाड़ी की जांच की और जीभ की भी परीक्षा की। फिर वे बोली, कुछ खास बात नहीं है, मामूली ठंड लग गई है, एस्ट्रिन की 2 गोली खाकर लेटे रहिए। शचितोष ने पूछा, बुखार कितना है? 99, लेकिन मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। अरे, वो कुछ खास बात नहीं है, मौसम बदलते वक्त अचानक ठंड लग जाती है, मैं एस्ट्रिन की गोलियां भिजवा देती हूं। आपकी फीस कितनी है? कोई फीस नहीं देनी होगी आपको। 3 नंबर से निकलकर शोभना रॉय ने देखा। गुंधर 2 नंबर के बाहर खड़ा था। इस कमरे में क्या हुआ है? उन्होंने पूछा। गुंधर ने सिर्फ सिर हिलाया। शोभना रोई और कोई प्रश्न किए बिना अपने कमरे में चली गई। और उसी वक्त हरिश्चंद्र नीचे अपने ऑफिस वाले कमरे से पुलिस को फोन कर रहे थे। जल्दी आए इंस्पेक्टर साहब, यहां पर हत्या हो गई है। बीती रात इंस्पेक्टर राखाल सरकार के घर सत्यान्वेषी ब्योमकेश आमंत्रित थे। साकार महादेव दक्षिण कोलकाता के एक थाने के अधिकारी थे। ब्योमकेश ने जब कजिले में जमीन खरीदकर मकान बनवाना शुरू किया था, तब उनका परिचय हुआ था। यह परिचय धीरे धीरे भाईचारे में बदल गया था। राखाल सरकार पुलिस में होने के बावजूद बहुत ही मिलनसार और दयालु व्यक्ति थे। उम्र में ब्योमकेश से कुछ छोटे थे, इसलिए भाईचारे के साथ बहुत हद तक लिहाज भी मिला हुआ था। ब्योमकेश के साथ अजीत भी निमंत्रण पर आया था। गपशप काफी देर रात तक चली। रात गहरी हो गई लेकिन गप्पें खत्म नहीं हुई। खाने पीने के बाद अजीत को उठने की कोशिश करते देख राखाल बाबू बोले, ब्योमकेश दा, आप आज रात यहीं रह जाइए, कल सुबह एक ही बार मकान के काम का जायजा लेकर तब घर लौट जाइएगा। इस पर ब्योमकेश ने कहा, हाँ बात तो ठीक है अजीत, तुम आज लौट जाओ, मैं कल काम देखकर लौटूंगा। कोलकाता शहर में इस इलाके से उस इलाके तक जाना विदेश यात्रा के समान था। अगले दिन सुबह 7:45 ब्योमकेश चाय नाश्ता करके बस निकलने ही वाला था कि उसी समय टेलीफोन की घंटी बज उठी। राखाल बाबू ने फोन लेकर कुछ देर तक गौर से सुना, 1-2 जवाब दिए, फिर फोन रखकर ब्योमकेश से बोले, थाने से फोन था, हमारे इलाके के एक होटल में हत्या हो गई है, रहस्यमय मामला जान पड़ता है, आप चलेंगे मेरे साथ? व्योमकेश की तो मानो भांचे ही खिल गई। रहस्यमयी हत्या? जरूर जाऊंगा। इंस्पेक्टर राखाल व्योमकेश को लेकर जब निरोपमा होटल पहुंचे, तब थाने से 2 सब इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों सहित आकर होटल को दखल किए हुए थे। मुख्य द्वार पर एक कांस्टेबल खड़ा था। होटल के लोगों को होटल में रखा गया था और बाहर के लोगों को बाहर। राखाल बाबू ने हरिश्चंद्र के ऑफिस में प्रवेश करके देखा। पुलिस का डॉक्टर काला बैग लिए इंतजार कर रहा था। राखाल बाबू बोले, अच्छा तो डॉक्टर साहब आ गए हैं, और आप, क्या आप ही होटल के मैनेजर हैं? जी हाँ साहब, मैं ही हूं। लाश आप ही ने देखी थी? जी हाँ। अच्छी बात है, तो आप जो कुछ भी जानते हैं संक्षेप में मुझे बताएं। सुबह से जो कुछ भी घटा था हरिश्चंद्र ने सब कुछ बताया। यह सब सुनकर राखाल बाबू ने व्योमकेश की तरफ देखा। पुलिस का डॉक्टर काला बैग लिए इंतजार कर रहा था। राखाल बाबू बोले, अच्छा तो डॉक्टर साहब आ गए हैं, और आप, क्या आप ही होटल के मैनेजर हैं? जी हाँ साहब, मैं ही हूं। लाश आप ही ने देखी थी? जी हाँ। अच्छी बात है, तो आप जो कुछ भी जानते हैं
संक्षेप में मुझे बताए। सुबह से जो कुछ भी घटा था हरिश्चंद्र ने सब कुछ बताया। यह सब सुनकर राखाल बाबू ने व्योमकेश की तरफ देखा। व्योमकेश ने थोड़ा सा सर हिलाया। राखाल बाबू खड़े होते हुए बोले, आपने ठीक काम किया है। चलिए डॉक्टर, अब जरा लाश देख ली जाए। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर हरिश्चंद्र ने चाबी से कमरा खोल दिया। कमरे के बाहर एक कांस्टेबल खड़ा था। सब लोग अंदर दाखिल हुए और उन्होंने अंदर का दृश्य देखा। ठीक दरवाजे के सामने फर्श पर एक पुरुष की मृत देह दाहिनी करवट लिए पड़ी थी। उसने लुंगी और बनियान पहना हुआ था। चेहरा देखकर हर कोई चौंक पड़ता था। किसी ने मानोधार वाले चाकू से चेहरे पर बार बार वार करके उसे काट डाला था। इसके बाद बहुत ही लापरवाही के साथ घावों को सिल दिया गया था। कटने के ये दाग ताजा नहीं थे, बहुत दिन पुराने थे। पुराने जख्मों के निशानों ने चेहरे को बहुत ही बदसूरत बना डाला था। मृत्यु का कारण कहीं और था। सीने के सामने बनियान पर थोड़ा सा खून सूखा हुआ था। कुछ पल लाश को देखने के बाद राखाल बाबू ने कहा, डॉक्टर, पहले आप लाश की जांच कीजिए। आपका काम हो जाने के बाद हम कमरे में घुसेंगे। डॉक्टर ने कमरे में प्रवेश किया। बाकी तीनों लाश की तरफ एक तक देखते हुए खड़े रहे। व्योमकेश ने एक बार तिरछी नजर हरिश्चंद्र के चेहरे पर डाली, लेकिन वहां डर के अलावा और कोई भाव उन्हें नजर नहीं आया। अरे क्या बात है, बताइए तो जरा, मुझे अभी निकलना होगा और पुलिस मुझे जाने नहीं दे रही है। इस सब का क्या मतलब है? किसी महिला का यह उत्तेजित स्वर सुनकर तीनों ने चौंक कर पलट कर देखा। सामने एक महिला को गुस्से में खड़े देखकर राखाल बाबू ने पूछा, आप कौन हैं? हरिश्चंद्र ने उनका परिचय दिया। वो 1 नंबर कमरे में ठहरी हुई हैं, डॉक्टर मिसेज शोभना रॉय। राखाल बाबू ने विनती के स्वर में कहा, देखिए, इस कमरे में कल रात एक सज्जन की हत्या हो गई है। होटल में जो भी लोग हैं उन सभी से हमें पूछताछ करनी होगी। पूछताछ से पहले किसी को बाहर जाने नहीं दिया जा सकता। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं सबसे पहले आपसे पूछताछ करके आपको छोड़ दूंगा। महिला के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। शंकित दृष्टि के साथ वो बोली, हत्या हो गई है? मेरे बगल वाले कमरे में हत्या हो गई है? कब? किसने की हत्या? ये सब अभी हमें नहीं पता चला है। आप अपने कमरे में जाकर बैठिए, हम अभी आ रहे हैं। महिला कुछ पल ठिठकी खड़ी रही। 1-2 बार उन्होंने 2 नंबर कमरे में झांका, फिर अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। इस बीच दोनों सब इंस्पेक्टर भी वहां आ पहुंचे थे। राखाल बाबू ने उनसे कहा, आप लोगों में से एक तीसरी मंजिल पर और दूसरा दूसरी मंजिल पर जाकर वहां के सभी मेहमानों के नाम पते वगैरह ले लीजिए। कल रात कौन कहाँ था ये भी जानकारी लीजिए। सिर्फ 1 नंबर और 3 नंबर कमरों में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इनसे मैं खुद पूछताछ करूंगा। दोनों सब इंस्पेक्टर चले गए। 5 मिनट बाद डॉक्टर कमरे से निकल आए। अब आप लाश हटवा सकते हैं, उन्होंने कहा। तो क्या देखा है आपने? राखाल बाबू ने खूब पूछा। डॉक्टर ने उत्तर दिया, लगता है मौत चाकू के वार से हुई है। चाकू या फिर वैसा ही कोई पतला धारदार हथियार। पसलियों के बीच से निकलकर सीधे दिल में प्रवेश कर गया था वो। ये पेशेवर हत्यारे का काम है। उस एक को छोड़कर कोई दूसरा घाव नहीं है। पहले वार में ही उसने इसका काम तमाम कर दिया। ओ, और मृत्यु का समय? देखिए, ऑटोप्सी के बिना निश्चित रूप से कहना मुश्किल है, लेकिन शायद कल रात 9 से 12 के बीच का समय होना चाहिए। व्योमकेश ने पूछा, ये चेहरे के निशान कितने पुराने होंगे? डॉक्टर ने जवाब दिया, 10 बरस से कम तो नहीं होंगे। और इसकी उम्र कितनी होगी? चेहरा देखकर तो कुछ पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर ने उत्तर दिया, 40 के आसपास का लगता है। अच्छा, अभी मैं चलता हूं। जल्दी से लाश भिजवा दीजिएगा। आज ही पोस्टमार्टम करूंगा और कल आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। इतना कहकर डॉक्टर चला गया। राखाल बाबू ने हरिश्चंद्र से कहा, आप अपने काम पर जाइए, लेकिन हां, ऑफिस में ही रहिएगा। इस कमरे की चाबी मुझे दे दीजिए। आधे घंटे के अंदर लाश का चालान करके राखाल बाबू ने व्योमकेश के चेहरे की तरफ देखा। व्योमकेश ने 1 नंबर कमरे की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, उन महिला से सवाल जवाब पहले निपटा लीजिए। महिला और डॉक्टर का अधिकार पहले है।
हाँ ठीक है, उनको छोड़कर फिर कमरा देखा जाएगा, राखाल बाबू ने कहा। उन्होंने 2 नंबर कमरे का ताला बंद कर दिया और व्योमकेश से बोले, आइए। महिला के दरवाजे पर दस्तक देते ही दरवाजा खुल गया। उनके चेहरे पर खींच के भाव थे। उनका नाटा थुल-थुल शरीर चुस्त पोशाक के अंदर मानो अधीरता से फट पड़ना चाह रहा था। वे बोली, जितनी जल्दी हो सके मुझे छोड़ दीजिए दारोगा बाबू, मेरे काम का बहुत नुकसान हो रहा है। जी हाँ, 2-4 प्रश्न करके ही मैं आपको छोड़ दूंगा। अच्छा बताइए आपका पूरा नाम। ये कहते हुए राखाल बाबू ने अपनी कॉपी पेंसिल निकाल कर लिखना शुरू कर दिया। जी मिसेस शोभना रॉय। आपकी उम्र 49। पति का नाम स्वर्गीय रामरतन रॉय। आप डॉक्टर हैं? जी हाँ। कहाँ करती हैं डॉक्टरी? बहरामपुर में। कोलकाता किस लिए आई हैं? मैं गायनकोलॉजिस्ट हूँ, मुख्य रूप से स्त्री रोगों की चिकित्सा करती हूँ। सेवा सदन के साथ मेरा कांटेक्ट है, बीच बीच में आती रहती हूँ। कोलकाता में कोई नाते रिश्तेदार नहीं है आपके? मेरा कहीं भी कोई नहीं है। बाल बच्चे? जी नहीं, एक बेटी थी, बहुत दिनों पहले चल बसी थी। कोलकाता जब आती है तो यहीं ठहरती है? जी हाँ, यहाँ ठहरने से सुविधा होती है। इस बार किस दिन आई थी? जी परसों। कल रात पास वाले कमरे में राजकुमार बसु नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई है को उनको आप पहचानती थी? जी नहीं, कभी नाम नहीं सुना। पहले कभी नहीं देखा था? जी नहीं, वो चेहरा देखने पर याद रहता मुझे। अच्छा, कल रात 8 बजे के बाद आप कहाँ थीं? 8 बजे तक मैं सेवा सदन से लौट आई थी। कमरे में आकर हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर नीचे डाइनिंग रूम में खाना खाने गई थी। पर पास वाले कमरे की आवाजों से मेरी नींद बार बार उचट रही थी। पास वाले कमरे की आवाजों से आपकी नींद बार बार उचट रही थी? जी हाँ, कमरे के अंदर की कोई आवाज तो मैं नहीं सुन पाई, लेकिन कमरे का दरवाजा बार बार खुल रहा था और बंद हो रहा था। तब क्या टाइम हुआ होगा? मैंने घड़ी नहीं देखी इंस्पेक्टर साहब। अंदाजन 9:30 से 10 बजे के बीच का टाइम होगा, शोभना रॉय ने जवाब दिया। ओह, तो आपने कुछ किया नहीं? राखाल बाबू ने पूछा। मैं क्या करती? होटल में बहुत तरह के लापरवाह लोग रुकते हैं, वे दूसरों की सुविधा को भी नहीं समझते, शोभना ने खीज भरे स्वर में कहा। आज सुबह आपको यह बात कब पता चली? जी, हत्या हुई है यह तो आपसे ही पता चला। सुबह सुबह नौकर बैठी देकर गया था। उसके बाद मैं तैयार होकर निकलने ही जा रही थी। नीचे ब्रेकफास्ट करके मुझे काम पर जाना था। तभी बगल वाले कमरे के दरवाजे पर दस्तक और कुछ पुकारने की आवाजें सुनाई दी। निकलकर मैंने देखा तो वो मैनेजर थे। पूछा क्या हुआ है, तो वो कुछ नहीं बोले। इसके बाद मैं 3 नंबर कमरे में गई। 3 नंबर कमरे में गई? क्यों? जी, वो असल में 3 नंबर वाले सज्जन की तबीयत खराब थी। वो किसी डॉक्टर को खोज रहे थे, इसलिए उनको देखने गई थी। उनको पहले से पहचानती थी शायद आप? जी नहीं, जान पहचान कुछ नहीं थी, बस देखा था मैंने उनको। उनका नाम भी नहीं जानती। ओह, क्या हुआ है उन सज्जन को? कुछ खास नहीं, ठंड लगकर मामूली बुखार हुआ है, शोभना ने उत्तर दिया। राखाल बाबू ने व्योमकेश की तरफ देखा। व्योमकेश ने सिर हिलाकर संकेत दिया कि फिलहाल और कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। राखाल बाबू ने शोभना रॉय से कहा, ठीक है, फिलहाल हमें और कुछ नहीं पूछना है, आप अपने काम पर जा सकती हैं, लेकिन हमें जानकारी दिए बिना आप कोलकाता से बाहर नहीं जाएंगी। शोभना रॉय के चेहरे पर खींच का भाव उभरा। बिना उत्तर दिए उन्होंने अपना बैग उठाया और खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद 2 नंबर कमरे का दरवाजा खोलते हुए राखाल बाबू बोले, यह औरत जरा सख्त मिजाज है, जरा भी नहीं डरी, शायद पुलिस के काम करने के तरीके से परिचित है, डॉक्टर है ना। खैर, आइए देखते हैं कमरे में हत्यारा कोई निशान छोड़कर गया है कि नहीं। उन्होंने कांस्टेबल हाजरा को आदेश दिया, तुम नीचे जाकर हेड ऑफिस में फोन करो और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भिजवाने के लिए कहो। कांस्टेबल सल्यूट करके चला गया। राखाल बाबू ने व्योमकेश को अंदर ले जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। यह 10 बाई 12 फुट का एक साधारण कमरा था। कमरे में एक लोहे का पलंग, छोटा टेबल और कुर्सी, दीवार पर एक आईना, उसके पास कपड़े टांगने की रस्सी और सिर के ऊपर पंखा था। दोनों ने कमरे में खड़े होकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई।
सामने रखा बिस्तर देखकर ऐसा लग रहा था कि कल रात राजकुमार बसु बिस्तर पर सोए होंगे। चादर पर थोड़ी सी सिलवटें थीं और तकिए पर सिर रखने का निशान। रस्सी पर धोती और कुर्ता टंगा हुआ था। सारी चीजों को ध्यान से देखते हुए राखाल बाबू ने पूछा, तो क्या लग रहा है तुमको व्योमकेश? मुझे यह लग रहा है राखाल बाबू, व्योमकेश ने कहा, कि कल रात राजकुमार बसु धोती कुर्ता उतार कर लुंगी और बनियान पहनकर सोए थे। इसके बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। राजकुमार ने बिस्तर से उतरकर जैसे ही दरवाजा खोला, हत्यारे ने बाहर से उनके सीने में चाकू घोंप दिया। राजकुमार गिर गए और फिर उठे नहीं। हत्यारा दरवाजा खींचकर सटाकर चला गया। मेरा मानना है कि हत्यारा कमरे में नहीं घुसा था। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को राजकुमार के अलावा किसी और के उंगलियों के निशान कमरे में नहीं मिलेंगे। दरवाजे के हैंडल पर हत्यारे के उंगलियों के निशान शायद रहे होंगे, लेकिन अब वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि उसके ऊपर और भी कई उंगलियों के निशान आ चुके हैं। राखाल बाबू बोले, हाँ, बिल्कुल सही बात है। आइए कमरे की तलाशी लेकर देखते हैं। व्योमकेश ने कहा, आप तलाशी लीजिए, मैं किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा ताकि उंगलियों के निशान न बढ़े। ठीक है, फिर आप खड़े रहकर ही देखिए, राखाल बाबू ने कहा और तलाशी शुरू की। उन्होंने टेबल की दराज, कुर्ते की जेबें, बिस्तर के गद्दे के नीचे सब जगह खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में पलंग के नीचे से एक सूटकेस खींचकर बाहर निकाला। मृतक का यही एकमात्र सामान कमरे में था। सूटकेस में चाबी लगी हुई थी। राखाल बाबू ने उसका ढक्कन उठाया। अंदर 2 सेट कपड़े थे। कपड़ों के नीचे 10 रुपए के नोटों की एक गड्डी और डायरी के आकार की एक छोटी कॉपी थी। उन्होंने नोटों को गिना। ये 120 नोट थे, यानी कुल 1200 रुपए थे। नोटों को अपनी जेब में रखते हुए उन्होंने कहा, साफ है कि जिसने हत्या की है उसका मकसद रुपए का लालच नहीं था। इसके बाद उन्होंने कॉपी उठाई। कॉपी के पहले पन्ने पर नाम लिखा था, सुकांत सोम। राखाल बाबू ने व्योमकेश की तरफ देखा। यानी राजकुमार नाम नकली है, व्योमकेश बोले, लेकिन सुकांत सोम, ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है मुझे। दिमाग की घंटी बज रही है कुछ। आपने सुना है यह नाम? याद नहीं आ रहा मुझे, राखाल बाबू ने कहा और कॉपी के पन्ने पलटने लगे। हर पन्ने के सिरे पर एक शहर का नाम लिखा था, जैसे काशी, कोलकाता, कटक, और शहरों के नीचे कई नाम पते लिखे हुए थे। कुछ नामों के साथ टेलीफोन नंबर भी थे। कोलकाता वाले पन्ने पर 4 नाम लिखे थे और हर नाम के सामने रुपयों की राशि लिखी हुई थी। मोहनलाल कुंडू 117 डी, पनपा खुरलेन 500 रुपए, श्यामाकांत लाहिड़ी 30 लेक कॉलोनी 400 रुपए, जगबंधु पात्र 56 राम बहादुरी लेन 300 रुपए, लतिका चौधरी। 16 गांधी पार्क कॉपी को व्योमकेश को देते हुए राखाल बाबू बोले, आप देखिए यदि कुछ समझ आए तो। व्योमकेश ने ध्यान से कॉपी का निरीक्षण किया और फिर बोले, मेरा संदेह है कि इस व्यक्ति का पेशा लोगों को ब्लैकमेल करना था, लेकिन कोई और काम भी तो करता हो सकता है। यह? राखाल बाबू बोले, जैसे कि बीमा एजेंट? हां, ऐसा हो सकता है, व्योमकेश ने कहा, लेकिन बीमा एजेंट की कोई हत्या नहीं करता और वे नकली नामों से घूमते भी नहीं हैं। ओह, तो यहां आपको लगता है कि राजकुमार बसु जिन लोगों को ब्लैकमेल करता था, उन्हीं में से किसी ने उसकी हत्या की है। अभी मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। कोलकाता वाले लिस्ट में जिनके नाम हैं, उनसे पूछने पर जरूर कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए, अब 3 नंबर के कमरे वाले सज्जन से और मिलते हैं। जी हाँ, चलिए। 3 नंबर कमरे में शचितोष सान्याल बिस्तर पर चित्त लेटे हुए थे। कदमों की आहट सुनकर अपना सिर उठाया और बोले, कौन है? राखाल बाबू ने कर्कश आवाज में कहा, पुलिस। शचितोष बाबू एकदम से उठकर बैठ गए और आंखें गोल करके बोले, पुलिस? क्या चाहिए? हम आपसे 2-4 सवाल करना चाहते हैं। शायद आप जान गए होंगे कि आपके बगल वाले कमरे में हत्या हुई है। शचितोष बाबू पल भर के लिए भौचक्के के दिखाई दिए और फिर आतंकित हो उठे। हत्या? हत्या हुई है? किसकी? राखाल बाबू उनके बिस्तर के एक किनारे पर बैठ गए और व्योमकेश चेयर पर। फिर उन्होंने कहा, 2 नंबर में जो सज्जन थे, कल रात उनकी हत्या हो गई है। उनका नाम राजकुमार बसु था। आप उन्हें पहचानते थे क्या? जी नहीं, मैं नहीं पहचानता था। जी, किसने की हत्या? अभी नहीं पता चला है।
अच्छा, आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? जी, सचितोष सान्याल। आपका निवास कहाँ है? जी, भागलपुर। पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने लेटे रहने के लिए कहा है। और अच्छा, ये बताइए कि क्या महिलाएं अच्छी डॉक्टर होती हैं? ये होने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ठंड कैसे लग गई आपको? अरे, कल शाम के बाद बाहर निकल गया था और शॉल नहीं लिया था। बस इसी वजह से ठंड लग गई। रात में अपने कमरे से नहीं निकले थे आप? राखाल बाबू ने पूछा। जी नहीं, रात 9 बजे डाइनिंग रूम में खाना खाया और फिर सीधे कमरे में आकर सो गया। उसके बाद नहीं निकला। ठीक है। आप कोलकाता कब आए? जी, 3 दिन हो गए। आज लौटना था लेकिन तबीयत खराब हो गई। किस लिए आए हैं आप कोलकाता? जी, मेरा घी का व्यापार है। गंगूराम को घी बेचता हूँ, इसीलिए बीच बीच में आना पड़ता है। अच्छा, वैसे ठंड लगने से निमोनिया भी हो सकता है ना? जी हाँ, हो सकता है, लेकिन आपको नहीं होगा, निश्चिंत रहिए। आप अच्छे खासे तगड़े हैं। उम्र कितनी है आपकी?